नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज जो हम पेपर करने जा रहे हैं वो बीए प्रोग्राम 4th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का मेजर का पेपर है। भारत में लोक संस्थान, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। देखिए, ये जो पेपर है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये इस बार इंट्रोड्यूस करा गया है 4th सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए, जो भी बीए प्रोग्राम यानी जो जर्नल स्ट्रीम के जो कोर्सेज कर रहे हैं। और जो ये पेपर है और जो स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत जो डिफरेंट फील्ड से हैं, जो या फिर डिफरेंट स्ट्रीम या सब्जेक्ट से हैं, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस मेजर के तहत इस पेपर को ऑप्ट करा है, वो सभी स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं इस पेपर का। अब देखिए, ये जो नया पेपर है, अगर हम इसके सिलेबस को देखें तो पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, जिसके अंदर आपको 7 यूनिट्स पढ़ना है, ठीक है। और जो आज जो हम करने जा रहे हैं वो फर्स्ट यूनिट है, स्टडिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। अब अगर हम इसका मीनिंग अगर हम थोड़ा सा समझें तो जो पब्लिक है, तो यहाँ पे जो इस पेपर के अंदर जो पब्लिक का मीनिंग है, जो इंस्टीट्यूशंस जो पब्लिक के लिए, पब्लिक के इनहेंसमेंट के लिए या फिर सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए ओरिएंटेड है, वो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है। इसमें मेनली हमें सरकारी जो गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस है उनको हमें फोकस करना है। अगर आप देखेंगे पेपर के अंदर भी, तो इसके अंदर देखिए नीति आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पुलिस, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक, CAG, CVC। तो इन इंस्टीट्यूशंस को पढ़ना है हम सबको कि कैसे ये गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस जो है, यानी जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है, जो लोक संस्थान है, वो कैसे प्रशासन या शासन में मदद करते हैं, जिसे हम गवर्नेंस कहते हैं। गवर्नेंस कि देखिए, हर गवर्नमेंट का जो उद्देश्य क्या होता है कि वो अच्छा गवर्नेंस दे, यानी एक अच्छा सुशासन स्थापित करे। तो इसके अंदर, इस गवर्नेंस के अंदर कैसे ये जो लोक संस्थान है, जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है, उनकी क्या भूमिका है, इसको हमें समझना, और वो किस तरीके से कार्य कर रहे हैं कि ये जो गवर्नेंस है, जो हमको सुशासन मिल रहा है, वो किस तरीके से हमें प्राप्त हो रहा है और उसमें इन इंस्टीट्यूशंस की क्या भूमिका है। अब देखिए, जो कोर्स है उसमें इस पेपर को और थोड़ा सा हम इलेबोरेट करते हैं कि देखिए, द स्टडी ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन इज क्रूशियल फॉर सेवरल रीजंस। लोक संस्थान का अध्ययन कई कारणों से महत्वपूर्ण है। कैसे कैसे कारण हो सकते हैं? ये संस्थान शासन की रीढ़ बनते हैं, यानी दीज इंस्टीट्यूशंस फॉर्म द बैकबोन ऑफ गवर्नेंस। जैसे मैंने बताया कि गवर्नेंस के लिए ये एक तरह से रीढ़ है कि अगर ये इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे तो गवर्नेंस पॉसिबल नहीं है। उसके बाद, और किसी देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में मौलिक भूमिका निभाते हैं। तो देखिए, ये जो इंपॉर्टेंट लाइन है इसको आप सभी लिख लीजिए। ये कोर्स है क्या, एक तरह से डेफिनेशन है। These institutions play a fundamental role in shaping socio-economic and political landscape of a country। ठीक है, तो ये आपका एक तरह से डेफिनेशन हो गया कि एक तो सबसे पहला जो आपको यहां से नोट करना है कि बैकबोन ऑफ गवर्नेंस फर्स्ट। दूसरा, फंडामेंटल रोल इन शेपिंग सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लैंडस्केप, जिसको हम बोलते हैं किसी देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य को आकार देते। अब देखिए, ये जो इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव है, ये जो हम बात कर रहे हैं जैसे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, अभी देखिए ये जो जो इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव है ना, ये जो एसोसिएटेड है, ये डगलस नॉर्थ से एसोसिएटेड है। जैसे ही इनके कार्यों ने, इनके रिसर्च ने ये बताने की कोशिश करी कि कैसे इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेस में जो इंस्टीट्यूशंस है वो किस तरीके का रोल प्ले करते हैं।
जैसे अगर हम देखें ध्यान से इसके इनके विचारों को, कि ये बात कर रहे हैं कि नोबेल पुरस्कार विजेता डगलस नॉर्थ से जुड़ा है। संस्थावादी परिप्रेक्ष्य अर्थशास्त्र और सामाजिक विज्ञान में विचार का एक स्कूल है। ठीक है, ये अर्थशास्त्र में और सामाजिक विज्ञान में एक विचार का एक स्कूल है जो आर्थिक और सामाजिक परिणामों को आकार देने में संस्थानों की भूमिका पर जोर देता है। देखिए, ये बात ये कह रहे हैं कि जो डगलस नॉर्थ हैं, जिनका एक स्कूल ऑफ थॉट है इन इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंस, जो इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव को प्लोरिफरेट करता है, उसका प्रसार करता है, और ये बात करता है कि जो सोशो इकोनॉमिक जो आउटकम है, यानी जो इकोनॉमिक या सोशल आउटकम है, उसके अंदर जो इंस्टीट्यूशंस है उनका क्या रोल है। देखिए, emphasizes the role of institutions in shaping economic and social outcome. Please note this line कि ये बात कर रहे हैं कि सामाजिक और आर्थिक परिणामों को आकार देने में, आप सभी इस लाइन को यहाँ से नोट कर सकते हैं कि सामाजिक और आर्थिक परिणामों को आकार देने में संस्थानों की भूमिका पर जोर देते हैं कि संस्थानों की भूमिका क्या है। ठीक है, और अगर हम आगे देखिए डगलस नॉर्थ ने अन्य संस्थागत अर्थशास्त्रियों के साथ यह समझने में महत्वपूर्ण भूमिका या फिर योगदान दिया कि संस्थाएं व्यवहार, आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति को कैसे प्रभावित करती हैं। डगलस नॉर्थ along with other institutional economists has contributed significantly to understanding how institutions influence behavior, economic development and societal progress। कि ये जो तीन जो फैक्टर हैं, फर्स्ट इज बिहेवियर, सेकंड इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और तीसरा जो है सोसाइटल प्रोसेस को, इसके अंदर ये इंस्टीट्यूशन किस तरीके से अपना प्रभाव पैदा कर रहे हैं, ये जो इंस्टीट्यूशन है किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इसकी स्टडी को सामने रखने का काम डगलस नॉर्थ ने करा। और इसी जो पेपर है जो हमारा पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, इसके अंदर जो हम परिप्रेक्ष्य देख रहे हैं वो हम इंस्टीट्यूशनलिस्ट का पर्सपेक्टिव देख रहे हैं कि हमें जो गवर्नेंस है वो किसके थ्रू समझना है, इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव से समझना है। तो ये पर्सपेक्टिव जब भी आप अपने आंसर में लिखें या जब भी आप कोट करें तो इनका नाम जरूर कोट करिए, क्योंकि ये ही एक तरह से पायनियर है इस फील्ड के। देखिए, जो हमारा जो सेकंड जो टर्म है वो है इंस्टीट्यूशंस। अब इसको हमें डिकोड करना है, मतलब इसको समझना है कि इंस्टीट्यूशंस होती क्या है। देखिए, जो इंस्टीट्यूशंस का जो आइडिया है ना, प्राइमरली वो इसलिए आया है कि देखिए कोई वन साइज फिट ऑल मॉडल नहीं है। ठीक है, कि ये जो वन साइज फिट ऑल मॉडल है ना, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई विकास की नीति एक जगह कामयाब हो जाती है तो जरूरी नहीं है कि वो दूसरी जगह कामयाब हो। इसको क्या करता है, बताने की कोशिश करता है इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव। और वन साइज फिट ऑल मॉडल वाले क्या सोचते हैं कि नहीं, अगर ये विकास की नीति यहाँ इस देश में विकास उसने उपलब्ध कराया तो यहाँ पे भी वो उपलब्ध कराएगी। कि वन साइज फिट ऑल मॉडल, एक मॉडल बना दो और उसको हर जगह लागू कर दो। अगर हम देखें ध्यान से तो जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन था और जो शुरुआती में जो डेवलपमेंटल पॉलिसीज थी वो इसी पे निर्धारित थी कि अगर एक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसको उदाहरण के तौर पे समझे कि ये बोला जाता है कि जैसे जैसे अमेरिका ने अपना विकास कराया है, भारत को या फिर जो और अन्य विकासशील देश है उसी नीति को अपनाना चाहिए और वो अपना विकास कर पाएंगे। मगर ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए जो यूएस की पृष्ठभूमि, ज्योग्राफी, भूखंड,
ये किस तरीके का है, भारत का किस तरीके का है। तो जो वन साइज फिट ऑल मॉडल है ना, वो लिमिटेड है, वो हर जगह फिट नहीं हो सकता है। और जो इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव है वो इसी को चैलेंज या इसको एक्सपोज करने की बात करता है कि नहीं, इसका लिमिटेशंस है। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो शुरुआती तौर पे अगर हम देखें हमारे कॉलेजेस के जो बिल्डिंग्स है, तो ज़्यादातर रेड कलर से होती है। क्यों रेड कलर? क्योंकि वही आइडिया क्या है, वन साइज फिट ऑल मॉडल, ठीक है। तो उसको चैलेंज करता है, क्लियर हुआ, या उसकी लिमिटेशंस को एक्सपोज करता है, इसलिए इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव या इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस सामने आया। तो यहां से हमें लेके क्या चलना है कि ये जो वन साइड फिट ऑल मॉडल है, एक ये पॉइंट हमें लेके चलना है कि ये आइडिया कैसा था और कैसे इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव ने इसको चैलेंज करा, ठीक है। अब उसके बाद हम इंस्टीट्यूशंस को समझते हैं। तो इंस्टीट्यूशन है क्या? देखिए, एन इंस्टीट्यूशन इज एन एनी स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म। तो इंस्टीट्यूशन क्या होता है? एक तो स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, एक मैकेनिज्म भी कह सकते हैं ऑफ सोशल ऑर्डर एंड कोऑपरेशन गवर्निंग द बिहेवियर ऑफ अ सेट ऑफ इंडिविजुअल विथ इन अ ह्यूमन कम्युनिटी। अब देखिए, एक इंस्टीट्यूशन का ना एक बिहेवियर होता है, ठीक है, एक सेट ऑफ रूल्स पे काम करता है, यानी कुछ उसके मूल्य होते हैं। सबसे पहले क्या है, किसी भी संस्थान के कुछ मूल्य होते हैं, यानी वैल्यूज। दूसरा क्या है, वो एक स्ट्रक्चर है, एक संरचना है। और इसी को हम मैकेनिज्म भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या काम करता है? एक सोशल ऑर्डर यानी एक तरीके से व्यवस्था, ठीक है, और कोऑपरेशन, यानी सहयोग, इनका काम करता है। देखिए, अब किसी भी इंस्टीट्यूशंस को देखिए, हर इंस्टीट्यूशन अलग अलग तरीके से काम करता है। तो अगर हम एग्जाम्पल लेके चले तो देखिए, जैसे नीति आयोग एक इंस्टीट्यूशन हो गया, पुलिस एक इंस्टीट्यूशन हो गया, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया एक इंस्टीट्यूशन हो गया, आरबीआई एक इंस्टीट्यूशन हो गया। तो ये क्या कर रहे हैं? अपने अपने मूल्य, संरचना, व्यवस्था, संयोग, इस सीमा के तहत कार्य कर रहे हैं। और देखिए, जो कि अगर हम डेफिनेशन लेके चलें, जो कि एग्जाम में आपको लेके चला है, एक संस्था दिए गए मानव समुदाय के भीतर व्यक्तियों के समूह के व्यवहार को नियंत्रित करता है। देखिए, यहाँ पे व्यवहार को नियंत्रित करना, या कि इंस्टीट्यूशंस क्या है, वो रेगुलेट करता है अपने वैल्यूज के, अपने मूल्यों के द्वारा संस्था मानव व्यवहार को नियंत्रित करता है, समूह के व्यवहार को नियंत्रित करने वाली सामाजिक व्यवस्था और संयोग की कोई संरचना या तंत्र है। तो ये हमें डेफिनेशन यहाँ पे लेके चलना है। देखिए, आपको यहाँ पे ये समझना है, देखिए जो हमारे पेपर का नाम है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। तो देखिए, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं है, जैसे पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया। तो जो इंस्टीट्यूशन का जो मीनिंग है वो ऑर्गेनाइजेशन के मीनिंग से बड़ा है, ठीक है। अगर मैं इंटिटी की बात करूं, जैसे एक यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश करी है कि ऑर्गेनाइजेशंस को ना कई बार हम एजेंट के तौर पे देखते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम यहाँ पे बनाए एज सर्कल, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक एजेंट की तरह काम करते हैं, ठीक है, एजेंट, ठीक है। अब ये मत कहिए कि इंस्टीट्यूशंस में भी तो एजेंट्स होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। और वहीं पे अगर हम दूसरा देखें कि इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूट्स बोथ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल, तो देखिए यहां पे वो इंडिविजुअल को भी कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, इंडिविजुअल, एक एंटिटी इंडिविजुअल का हुआ। और जो कहने की कोशिश ये है कि यहाँ पे कि जो इंस्टीट्यूशंस का जो दायरा है वो इन दोनों को कॉन्स्टिट्यूट करता है। इंस्टीट्यूशंस, अगर मैं बात करूं एज कंपेरिजन टू इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन इज
नैरो, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का जो स्तर है वो छोटा है, वो केवल एजेंट के तौर पे है, और इंस्टीट्यूशंस जो है वो बिगर एंटिटी है, ठीक है। स्मॉल एंटिटी आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, बिग एंटिटी आपका इंस्टीट्यूशंस हो गया। अब इसको कैसे समझना है और अच्छे से समझिए। देखिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसको हम कई बार क्या बोलते हैं कि पब्लिक बॉडीज के थ्रू हम समझाने की कोशिश है। द टर्म ऑर्गेनाइजेशंस रेफर्स टू पब्लिक बॉडीज। पब्लिक बॉडी कैसी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल पार्टी एक पब्लिक बॉडी ये हो गया, सिटी काउंसिल हो गया, यूनियन हो गए, फर्म्स हो गए, ठीक है। एंड एजेंसीज ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम्स, स्कूल, यूनिवर्सिटी, सेंटर फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, ये जितने भी है, ये क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशंस के दायरे में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो मीनिंग जो क्रिएट करते हैं वो डगलस नॉर्थ क्रिएट करते हैं। अब डगलस नॉर्थ यहाँ पे ये बताने की कोशिश करते हैं, इफ इंस्टीट्यूशंस आर द रूल ऑफ गेम्स, अगर इंस्टीट्यूशंस क्या है, आपका रूल ऑफ गेम्स है, यानी खेल के नियम है, अगर संस्थाएं खेल के नियम है, तो संगठन खिलाड़ी है जो नियमों के अनुसार खेलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो डगलस नॉर्थ यही बता रहे हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस है ना, वो आपके रूल्स ऑफ गेम है, और ऑर्गेनाइजेशन है उन रूल्स और उन रूल्स को फॉलो करके गेम खेलता है या व्यवहार करता है। यदि संस्थाएं खेल के नियम है, तो संगठन खिलाड़ी है जो नियमों के अनुसार खेलता है। तो ये डिफरेंशिएशन क्रिएट करते हैं डगलस नॉर्थ, ठीक है। तो आप सबने भी देखा कि जो हमारे जो पेपर के जो सेटर है, जो जिन्होंने पेपर बनाया है, उन्होंने इंस्टीट्यूशन वर्ड्स को क्यों इंक्लूड करा है, क्यों वो ऑर्गेनाइजेशन को लेके नहीं चल रहे, क्योंकि फिर हमारा जो दायरा है वो सीमित हो जाता, ठीक है। और यहाँ पे डगलस नॉर्थ यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अगर इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव से जाते हैं समझने के लिए गवर्नेंस मॉडल को, तो आप किसको समझने जा रहे हैं, एक तरह से रूल ऑफ गेम्स को समझने जा रहे हैं, कि वो रूल्स ऑफ गेम्स है क्या गवर्नेंस प्रोवाइड कराने के लिए, रूल ऑफ द गेम्स। यहां से हम ये वाली जो डेफिनेशन है वो लेके चल रहे हैं कि संगठन खिलाड़ी है, और जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो संस्थाएं, वो खेल के नियम है, और खिलाड़ी को इन खेल के नियमों के अनुसार खेलना है। देखिए उसके बाद फर्दर जो नॉर्थ का एनालिसिस है, जो डगलस नॉर्थ का जो एनालिसिस है, कि वो अब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए अब यहाँ पे हमें एक मीनिंग तो क्लियर है कि इंस्टीट्यूशंस क्या है, रूल ऑफ द गेम्स है, किसके अंदर, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल एंड सोशल इंटरेक्शन में, कि जितना भी हम एक दूसरे से हम जो व्यवहार करते हैं, ठीक है, उसके बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है हम दोनों के बीच में, तो जो रूल्स है, जो नियम है, वो कौन सेट कर रहा है, वो इंस्टीट्यूशंस के रूल्स, यानी संस्थाएं आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संपर्क में खेल के नियम है, ठीक है। अब इंस्टीट्यूशंस को दो स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से हम समझ सकते हैं, यानी इंस्टीट्यूशंस अंडरस्टूड एज अ रूल्स, ठीक है। इसके लिए हमारे दो स्कूल हैं, एक है न्यू और एक है क्लासिक, ठीक है, क्लासिकल इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिशन। अब न्यू इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिशन जो बात करता है वो ये सिंपल सा बोलता है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या है, द रोल ऑफ गेम्स है। देखिए जो आगे जो है कि जो रूल्स ऑफ गेम्स है ना, दे आर एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स, यानी वह बाहरी बाधाएं हैं। इंडिविजुअल जैसे कि अभी भी वो एक ऑटोनोमस है, उसको ऑटोनोमस के तौर पे ही समझना चाहिए, ठीक है। फोकस ऑन ट्रांजैक्शन कॉस्ट एज डिपेंडेंट ऑन इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, कि हमको जो न्यू स्कूल ऑफ थॉट है वो ये बात कर रहा है कि जो रूल्स हैं, खेल के जो नियम हैं, वो बाहरी हैं, और व्यक्ति अभी भी स्वायत्त माना जाता है। संस्था पर जो निर्भरता है
और लोगों का जो लेन देन है उसकी लागत क्या है, ठीक है, उस लागत को हमें देखना चाहिए एज डिपेंडेंट ऑन इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर। और वहीं पे अगर हम क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट की बात करें, जो क्लासिकल स्कूल है वो यही बात कह रहा है कि इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो फॉर्मिंग इंडिविजुअल। जो क्लासिकल जो संस्थावादी है वो ये बात कर रहे हैं कि जो संस्थाएं हैं वो व्यक्तियों का निर्माण कर रही है। दे आर सिंप्लीफाइंग, वे सरल बनाते, दे ऑफर मीनिंग टू द सिचुएशन, कि जो स्थिति को अर्थपूर्ण बनाते हैं, सपोर्ट वैल्यूज एंड प्रोटेक्ट एंड प्रोड्यूस इंटरेस्ट। ठीक है, तो जो ओल्ड स्कूल है वो अलग तरीके से दिखता है कि नहीं, जो इंस्टीट्यूशंस है वो क्या है, वो इंडिविजुअल्स का निर्माण करते हैं, व्यक्तियों को बनाते हैं, वह सरल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंस्टीट्यूशन है तो वो क्या कर रहा है, व्यक्तियों का निर्माण कर रहा है कि इस तरीके से कार्य करो, इस तरीके से ये चीज़ों को करना है। ठीक है, वो एक जो सिचुएशन जो इंडिविजुअल को दे रहे हैं उसका एक मीनिंग ऑफर करते हैं कि हाँ, आपको अगर ये टास्क दिया जा रहा है तो उसके पीछे भी एक इम्पॉर्टेंट एम है या ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, उसके बाद देखिए सपोर्ट वैल्यूज एंड प्रोटेक्ट एंड प्रोड्यूस इंटरेस्ट। जो भी इंटरेस्ट है किसी भी स्ट्रक्चर या सोसाइटी के या फिर इंस्टीट्यूशंस के, उन वैल्यूज को सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है और प्रोड्यूस करता है इंटरेस्ट यानी लाभ। जो नॉर्थ जो है, जो डगलस नॉर्थ है, जो इंस्टीट्यूशनलिस्ट है, वो न्यू स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं कि नहीं, जो इंस्टीट्यूशंस आर रूल ऑफ गेम्स, और इस रूल ऑफ गेम्स के हिसाब से ही आपको प्ले करना है। ठीक है, तो नॉर्थ institutions are rule of the games in a society, or more formally are the humanly devised constraints that shape human interaction। आगे इसको इलाबरेट किस तरीके से करें कि यह औपचारिक है, अधिक औपचारिक रूप से है, मानवीय रूप से तैयार की गई बाधाएं हैं। ये जो रूल्स है ये भी तो कोई बना ही रहा है ना। ठीक है, अच्छे से सोच समझ के इंस्टीट्यूशंस के रूल, ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए, उस सोसाइटी का जो कॉन्टेक्स्ट है या संदर्भ है उसको समझ के कोई रूल्स बना रहा है। ठीक है, और जो बाधाएं तैयार करी गई हैं, ठीक है, ये जो रूल्स है एक तरह से बाधाएं हैं, इस रूल्स को आप पार नहीं कर, ये इंस्टीट्यूशन का रूल है, ये ऑर्डर है, इससे आप बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मिलिट्री को देखोगे तो मिलिट्री के अलग रूल्स है और उस रूल्स को कोई भी ओवर रूल नहीं करता। ठीक है, और ये करते क्या है, ये जो रूल्स हैं, ये आखिरकार इनका मेन एम क्या है कि ज्यादा से ज्यादा गवर्नेंस प्रोवाइड करना है, एफिशिएंट होना, कार्य कुशलता उपलब्ध कराना, जो मानव संपर्क को आकार देती है। ठीक है, ये वाला हमने कर ही लिया कि देखिए जो इंस्टीट्यूशनलिस्ट पर्सपेक्टिव है वो डगलस नॉर्थ या नोबेल लॉरेट डगलस नॉर्थ के थ्रू अंडरस्टैंडिंग के द्वारा हमें समझ में आता है या फिर उपलब्ध होता है। उसके बाद देखिए इंस्टीट्यूशंस आर कॉमनली व्यूड एज बंडल ऑफ रूल्स, ठीक है, शेपिंग इंसेंटिव टू एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट, यानी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कैसी मदद कर रहे हैं जो आउटसाइड इंस्टीट्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, यानी जो व्यवस्था है उसको सही करने में, उसको आगे बढ़ाने में किस तरीके से अपना योगदान दे रहे हैं। ठीक है, डगलस नॉर्थ's वर्क हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन अंडरस्टैंडिंग हाउ इंस्टीट्यूशन लीड टू स्पेसिफिक आउटकम, कि जो डगलस नॉर्थ का जो काम है, जो लेखन है, यह समझने में हमारा मदद करता है, यह सहायक है कि संस्थाएं विशिष्ट परिणाम कैसे
परिणामों तक कैसे पहुंचाती है, यानी कोई पर्टिकुलर रिजल्ट है, उस रिजल्ट को किस तरीके से अचीव करती है इंस्टीट्यूशंस। और अभी तक की जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है कि इंस्टीट्यूशंस आर रोल बेस्ड एंटिटी, ठीक है, या फिर हमने जो सुना था या फिर पढ़ा था कि गेम ऑफ रूल्स, ठीक है, बट आल्सो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमने पढ़ा था कि इंस्टीट्यूशंस के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस भी आती हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन विथ इंटरनल नॉर्म्स, कल्चर, फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज, हायरिंग फायरिंग पैटर्न, लीडरशिप, सिलेक्शन, ये सब इंक्लूड होता है इंस्टीट्यूशंस के अंदर। द इंस्टीट्यूशनलिस्ट फोकस हैज ऑफन ट्रीटेड इंस्टीट्यूशन एज ब्लैक बॉक्सेस। जो संस्थागत फोकस यानी संस्थागत के अनुसार अक्सर संस्थानों को ब्लैक बॉक्स के रूप में माना जाता है, उनके अतिरिक्त कामकाज की उपेक्षा। और कई बार जो उनके अंदर किस तरीके से कार्य करा जाता है उसको हम देख नहीं पाते, कई बार हम केवल उसे एक बॉक्स के तौर पे ही समझते हैं। जैसे कोई भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है तो हम सोचते हैं कि ये केवल एक बॉक्स है, एक सरकारी संस्थान है, और इसके अंदर क्या काम हो रहा है हम उस चीज़ को नहीं समझते, और कई बार हम उसकी उपेक्षा करते हैं, उसके कामकाज की। तो इंस्टीट्यूशनलिस्ट पर्सपेक्टिव जो है वो यही बताने की कोशिश कर रहा है, ये केवल एक ब्लैक बॉक्स, एक ढांचा नहीं है, ठीक है, उसके अंदर भी बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं, और वो क्रियाओं के माध्यम से कैसे रिजल्ट मिल रहा है उनको समझने में मदद करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि इसको इस तरीके से देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे पोलियो हो गया, पोलियो का जो था उसको कोई एक पर्टिकुलर एजेंसी इंप्लीमेंट कर रही थी, उस एजेंसी ने अपने आंतरिक स्ट्रक्चर को किस तरीके से मजबूत करा, इनहेंस करा, जो कि पूरे इंडिया में उसने उसको फॉलो करा और इंडिया पोलियो फ्री बन गया। तो इस इंस्टीट्यूशन ने किस तरीके से इस रिजल्ट को प्राप्त करा उसको समझने में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से फंक्शन करती है, किस तरीके से डिजायर्ड रिजल्ट पे पहुंचता है, ठीक है। केवल और केवल हमें ब्लैक बॉक्स की तरह नहीं समझना चाहिए, ठीक है, उसके इनर वर्किंग को हमें समझना। द इनर वर्किंग ऑफ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस ऑफन ओवरलुक्ड, ठीक है, कई बार हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं कि कोई संस्था किस तरीके से काम कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आरबीआई हम सबके लिए क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक इंस्टीट्यूशन है, मगर वो किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, किस तरीके से कार्य कर रहा है, किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसी इसको डील कर रहा है, समझ रहा है, उसको समझने में मदद करना है कि उसकी अंडर जो इनर जो वर्किंग स्पेस है या फिर वो जो कार्य प्रणाली है उसको समझना। इंडियन इंस्टीट्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। Over the past quarter century, India has gone significant transformation affecting its economy, foreign policy and politics and society. तो अगर हम देखें पिछले 25 साल के विकास के दौर को देखें भारतीय, तो हम देखते हैं कि भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर, विदेश नीति के अंदर, राजनीति के अंदर, समाज के अंदर। और इन परिवर्तन को लाने का काम किस तरीके से जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है उसकी भूमिका या फंक्शन को हमें इस पेपर के अंतर्गत समझना है। तो अगर हम इंडियन इकोनॉमी को देखें फॉर एग्जांपल, जो कि हमने देखा कि पिछले 25 सालों के अंदर जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनके अंदर किस तरीके से परिवर्तन आया। इंडियन इकोनॉमी को अगर हम देखें तो आज की जो इकोनॉमी है इंडियन इकोनॉमी वो बहुत ही मार्केट ओरिएंटेड है और ग्लोबली इंटीग्रेटेड है, यानी अब भारतीय अर्थव्यवस्था बाजार उन्मुख है और विश्व स्तर पर एकीकृत है, यानी हम ग्लोबल इकोनॉमी से कटे हुए नहीं है, हम जुड़े हुए हैं। वहीं पे देखें कि ये जो परिस्थिति आई है कि मार्केट ओरिएंटेड और ग्लोबली इंटरकनेक्टेड, ये पिछले 25 वर्ष में जो हमारी जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी थी इसने इस प्रकार की व्यवस्था को जन्म दिया या इस तरीके की जो हमारी इकोनॉमी है उसको आकार दिया है।
और अगर हम वही बात करें कि चेंजेस इन ग्लोबल लैंडस्केप यानी वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें, तो वैश्विक स्तर पे बदलाव अगर हम देखते हैं तो जैसे पिछले 25 सालों या 30 सालों में हम देखते हैं कि सोवियत यूनियन किस तरीके से कोलैप्स होता है। उसके बाद हमारा जो इंगेजमेंट है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था या फिर भारतीय सरकार का जो इंगेजमेंट है, वो यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं उनके साथ कैसे हमारा जुड़ाव और गहरा हुआ। और अगर हम राजनीतिक तौर पे बात करें तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो कांग्रेस का जो प्रभुत्व है या जो डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस है, जिसको हमने इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में कांग्रेस सिस्टम के तौर पे भी हमने समझा था कि कांग्रेस सिस्टम किस तरीके से अस्तित्व में आया आज़ादी के बाद, तो हम देखते हैं कि कांग्रेस का जो डोमिनेंस है वो कम हुआ है। और वहीं पे देखते हैं कि जो स्टेट पॉलिटिक्स है या फिर जो गठबंधन की सरकार है उसका उदय हुआ है। और फिर हम देखते हैं कि जो नया दौर जो स्टार्ट हुआ है 2014 के बाद का, वो एक 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 प्रमुख दल जो उभर के आया बीजेपी, उसकी सरकार जो पूर्ण बहुमत से वापस केंद्रीय दिल्ली में आई। और अगर हम सोशल हायरार्कीज को देखें इंडियन सोसाइटी में, यानी जो समाज में जो ऊंच नीच है वो देखेंगे, तो अभी भी वर्तमान में मौजूद है। मगर हम ये देख रहे हैं कि जो मार्जिनाइज सेक्शन है या फिर जो गरीब लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उनको एक नया वॉइस मिला है, यानी उनको एक आवाज मिली है जो कि अपनी समस्याओं को अपने वो केंद्र या फिर राज्य के सामने रख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जो सोशल हायरार्की है वो अभी भी है, बट अगर एक ये जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उनकी जो वॉइस है उनको एक नया स्वरूप मिला है। अगर दूसरी भाषा में कहें कि जो कुछ हाशिए पर जो लोग थे, जो वंचित थे, उन समूहों को आवाज मिली है और नए सामाजिक गठबंधन दोबारा से उत्पन्न हुए हैं और जो पुरानी जो ऊंच नीच थी वो धीरे धीरे हरास होती जा रही है। इन सभी डोमेन में डेवलपमेंट होने या ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद ये इकोनॉमिक, ग्लोबल लैंडस्केप, पॉलिटिकली, इलेक्शन, सोशल हायरार्की, इन सब के अंदर प्रोग्रेस होने के बाद भी जो इंडिया का जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भारत के लोक संस्थान है या जो सार्वजनिक संस्थान है, उसमें संस्थागत चुनौती अभी भी मौजूद है। यानी जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो अभी भी चुनौतियों का सामना करते हैं और उनका जो ये जो प्रॉब्लम है ये एक डीप रूटेड प्रॉब्लम है, एक डीप रूटेड इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम है। तो ये आपको अपनी एग्जाम में अपने आंसर में ये लिखना है। और ये जो स्टेटमेंट है, ये जो आपका जो बुक है रीथिंकिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, जो कि देवेश कपूर, प्रताप भानु मेहता, ये पर्टिकुलर लाइन उस बुक से इंस्पायर्ड है। उसके बाद देखिए जो इंडियन स्टेट का जो रिस्पॉन्स है, जो ये जो चैलेंजेस है, फॉर एग्जांपल कि तेजी से बढ़ता हुआ शहरीकरण, अर्बनाइजेशन, लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, कम कृषि उत्पाद, सिक्योरिटी थ्रेट, वीक ह्यूमन कैपिटल, करप्शन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये इंडिया की जितनी जो फ्यूचर है उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अफेक्ट करेंगे। और इधर हमें यहाँ पे ये समझना है कि देयर इज अ लैक ऑफ एनालिटिकल स्टडीज ऑन इंस्टीट्यूशनल अंडरपिनिंग ऑफ इंडियाज गवर्नेंस चैनल, कि भारत की शासन चुनौतियों के अंतर्गत यानी जो संस्थागत आधारों पर जो विश्लेषण का अध्ययन की कमी है, कि हम कैसे इंस्टीट्यूशन एक अफेक्टिव मैनर में वर्क नहीं कर रहे, वो किस प्रकार से फंक्शन कर रहे हैं और क्या क्या उनके पास चुनौती है इन इंस्टीट्यूशंस को। जो फर्स्ट यूनिट है हमारा स्टडिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, उसका जो मेन पर्पस यही है कि
टू एक्सप्लोर द इंस्टीट्यूशन फाउंडेशन ऑफ इंडियन स्टेट, कि भारत राज्य की संस्थागत नींव का पता लगाना, उस संगठनात्मक और संस्थागत संदर्भ की जांच करने में जिसमें यह संचालित होते हैं।